हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 15 जुलाई 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्लास करने से पहले क्या करते हैं कि आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्या पता चलता है कि आज क्लास में क्या क्या होगा, यानी रोड मैप पता चल जाता है क्लास का। ओके, तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग रोड मैप को देखते हैं, यानी हेडलाइंस को देखते हैं। पहला जो रहेगा क्या है बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 24/7 न्यायिक पहुंच की मांग की गई है। तो ये क्या है सुप्रीम कोर्ट में 24/7 न्यायिक पहुंच की मांग। देखिए, पर्सनल आपका लिबर्टी का मांग किया गया है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी मांग की गई है। ठीक है, अब ये क्या है और बाकी कितनी डिटेल में ये हम लोग आप लोग समझना चाहते हैं वो समझेंगे। देखिए, लिबर्टी का जो होता है ना, लिबर्टी जो यहाँ पे एक वर्ड आया है, लिबर्टी आप लोग को समझने में कम से कम एक क्लास लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो उतना टाइम रहता नहीं है, लेकिन मैं सरल शब्दों में आपको बताते हुए चलूँगा। लिबर्टी पर आपका पूरे लगभग आपका 2 से आपका 2.5 घंटे का क्लास होनी चाहिए लिबर्टी का मतलब समझाने के लिए। ठीक है, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सरल शब्दों में लिबर्टी एक वर्ड आया है, तो लिबर्टी क्या है ये हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा जो न्यूज़ है आपका ट्रायल इन अब्सेंसिया। ठीक है, अनुपस्थिति में मुकदमा बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है आपका, इसके 2023 वाला जो है ये इसके तहत जो ट्रायल इन अब्सेंसिया है ना, वो चर्चा में आया है। तो ट्रायल इन अब्सेंसिया होता क्या है और ये बीएनएसएस का धारा कितने में इसको कितना जो धारा जो है, कौन सा धारा में इसका प्रावधान किया गया है, ये पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, थर्ड जो न्यूज़ है आपका प्रोटीन बायोसेंसर्स। ठीक है, उसकी आधुनिक चिकित्सा में नई क्रांति ला सकती है। तो प्रोटीन बायोसेंसर क्या है ये हम लोग समझेंगे, आधुनिक चिकित्सा में नई क्रांति कैसे लाएगी ये हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, देखिए, फोर्थ जो न्यूज़ है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026। तो ये 2026 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति है, ये पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसका क्या प्रावधान है, इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या नीतियों में कहा गया है। ठीक है, फिफ्थ है आपका जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो है ना, RPWD एक्ट जो है, ये 2016 में संशोधन किया गया है, जिसमें आपका एसिड एक्ट वाला जो अपराधी है, विक्टिम्स की परिभाषा का विस्तार किया गया है। तो ये हम लोग समझेंगे कि आपका दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 क्या था और नया संशोधन में करके क्या प्रावधान किया गया है, और एसिड अटैक जो विक्टिम है उनकी परिभाषा क्या हुआ है। ठीक है, ये पूरे डिटेल में हम लोग चलेंगे और इसकी ज़रूरत भी थी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ये क्राइम बढ़ चुका है, तो इसलिए ये संशोधन करना भी आज के जो वर्तमान में जो घटनाओं को देखते हुए ये संशोधन की आवश्यकता पड़ी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वेराइटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी, ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है, और ये बहुत जल्द ही वैप्स एकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपका क्या होगा, ये लर्निंग ऐप होगा जो 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेगा। अब रही बात कि वो 4 फाउंडेशन कोर्स कौन कौन है, तो पहला जो है आपका यूपीएससी सीएससी, ठीक है, 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए ये लॉन्च होगा। और इसमें आपका 3 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल का भी होगा, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और कॉमर्स रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग का पीएसआईआर का मांग रहेगा तो पीएसआईआर भी हम लोग लॉन्च करेंगे। सेकंड जो हमारा कोर्स रहेगा 72वीं बीपीएससी का आप लोग का मेंस का कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, बिकॉज इसका प्री जो है अब 26 जुलाई को ही होने वाला है। इसके लिए आपका प्री का जो क्लास है, आपका जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, बिहार स्पेशल जीएस का, बिहार करंट आपका चलाया जा रहा है। उसके बाद मैम के द्वारा फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी आपको रात 10 बजे के लिया जाता है, और मेरे द्वारा बिहार जो स्पेशल जीएस है वो लिया जा रहा है टेस्ट सीरीज, और आपका बिहार करंट का
टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से पूरा कर सकते हैं आप लोग यूट्यूब चैनल से। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए आप लोग टेलीग्राम, मेरे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे, ठीक है। 73वीं बीपीएससी का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें आपका प्री रहेगा, मेंस रहेगा, मेंस का आंसर राइटिंग रहेगा और आपका मॉक इंटरव्यू टेस्ट भी रहेगा। थर्ड जो कोर्स रहेगा आपका 15वीं जेपीएससी का रहेगा, जो प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स में हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें क्या रहेगा, प्री प्लस मेंस का आंसर राइटिंग प्लस आपका मॉक इंटरव्यू टेस्ट। फोर्थ जो कोर्स रहेगा ये आपका आपकी मांग पे डिपेंड करता है कि किस कोर्स का सबसे ज़्यादा आप लोग का डिमांड रहता है। तो जो कोर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा वो कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। अब रही बात कि इन 4 कोर्सों में आप लोग बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल, जहाँ से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर में शामिल होते हैं तो इन 4 कोर्सों में हम लोग स्टडी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको स्टडी गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट प्रदान करेगा। तो प्लीज़ जो भी अभी नए लर्नर हैं, पुराने लर्नर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ज़रूर बताइए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने। और आप अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर बताइए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर हमारा जुलाई में एक टारगेट है कि जुलाई के अंत तक होते होते तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप लोग को 15 अगस्त के से आप लोग को हमारा जो डिजिटल बोर्ड है उससे आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, फाउंडेशन ऐप लॉन्च कर दूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए 1000 सब्सक्राइबर का, प्लीज़ आप लोग लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और वीडियो पर लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार वीडियो को शेयर किया कीजिए। ओके, चलते हैं हमारे पहले न्यूज़ पर। तो पहला न्यूज़ क्या है, देखिए ये प्रोटीन का है, प्रोटीन का ये इमेज लगा हुआ है। ओके, देखते हैं कहाँ प्रोटीन आता है न्यूज़ में। देखिए क्या है, न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वेक्स एसओपी फॉर अर्जेंट केसेस अफेक्टिंग लाइफ लिबर्टी। देखते हैं समाचार में ये क्यों है, वाई न्यूज़। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़े मामले में 24/7 न्यायिक पहुंच यानी राउंड द क्लॉक जुडिशियल एक्सेस सुनिश्चित करने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने पर विचार किया है। अब मामला क्या है, क्यों ये आया है न्यूज में, तो मामला क्या है, देखिए याचिकाकर्ता एक अधिवक्ता जो है माहे रविश रेन ने कहा है कि कई बार देर रात अवैध गिरफ्तारियां हो जाती है, इलीगल डिटेंशन हो जाता है, तड़के सुबह बुलडोजर कार्रवाई हो जाता है, जबरन निर्वासन यानी डिपोर्टेशन हो जाता है, हिरासत में हिंसा हो जाता है, कस्टडियल वायलेंस, बहुत आप देखते होंगे कस्टडियल डेथ होता है, कहीं पे वायलेंस हो जाता है। तो कस्टडियल डेथ भी मैं आपको पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से। जो भी नए लर्नर है प्लीज़ आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, आएगा ही आएगा। देखिए मतलब न्यूज़ आता ही जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि अन्य आपात सरकारी कार्रवाइयाँ भी होती रहती है, सप्ताह अंत, ठीक है, या छुट्टियों में होती है ये सब सारी चीज़ें, जबकि अदालतें ये बंद रहती है। ऐसे में पीड़ितों को तत्काल न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए ये अब जो आया है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़े मामले आए हैं, जो 24/7 न्यायिक पहुंच की मांग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इस पर टिप्पणियां हैं, जो याचिकाकर्ता किए दायर किए तो उस पर टिप्पणी भी देगा ना भाई। तो क्या टिप्पणी दिया है, तो वो देखिए टिप्पणी दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत जी हैं, उनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि बेंच मतलब होता है, पीठ मतलब बेंच होता है, जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया यानी इमीडिएट जुडिशियल रिस्पॉन्स आवश्यक है, ठीक है। ऐसा एसओपी बनाइए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर बनाया जा सकता है, जिससे आपात मामलों में 1 घंटा के भीतर न्यायालय की प्रतिक्रिया मिल सके, ठीक है। तो ऐसा न्यायमूर्ति ने
कहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि न्याय तक पहुंच यानी एक्सेस टू जस्टिस और अधिक प्रभावी होगी। अब हम लोग समझते हैं कि एसओपी होता क्या है। तो एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो देखिए, एसओपी एक मानकीकृत प्रक्रिया है जो बताती है कि किसी विशेष स्थिति में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इसमें इस मामले में एसओपी में शामिल हो सकते हैं क्या? 24/7 ड्यूटी जज, ठीक है, ई फाइलिंग की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, आपातकालीन हेल्पलाइन, तत्काल सूचीकरण, अर्जेंट लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग सॉरी, ओके, ये सारी मामले एसओपी में जुड़े रह सकते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। वहीं अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार प्रावधान करता है और इसे संविधान का आत्मा, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 जो है, और ये कौन कहा था? हार्ट एंड जो सोल किसके द्वारा कहा गया था बताइए संविधान का? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बहुत बार मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। वहीं अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। ठीक है, अब महत्व क्या है? तो देखिए, इसका महत्व जो रहेगा कि पहला तो है कि एक्सेस टू जस्टिस हो जाएगा। न्याय केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हर समय लागू रहना चाहिए। थर्ड है आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्या है? न्यायपालिका की समयबद्ध प्रतिक्रिया जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, विशेषकर अनुच्छेद 21 का प्रभावी संरक्षण मिलेगा इससे। ठीक है, चुनौतियां भी आएगा। क्या क्या चुनौतियां हैं? तो 24/7 जो है न्यायिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त न्यायाधीश एवं स्टाफ की कमी है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कमी है, तकनीकी अवसंरचना की कमी है, दुरुपयोग रोकना भी एक चुनौती बन सकता है। केवल वास्तविक आपात मामलों की पहचान करना भी कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकता है। ठीक है, अब आगे की रास्ता क्या किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर एक एसओपी स्टैंडर्ड आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करना होगा। ई कोर्ट प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 24/7 आपातकालीन एक बेंच बनानी होगी। डिजिटल फाइलिंग एवं वीडियो सुनवाई का विस्तार करना होगा। पुलिस एवं प्रशासन के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब तो पूरे न्यूज़ पढ़ लिए हम लोग, क्या क्या था, जो भी आने वाला था, एसओपी क्या है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया था लिबर्टी, लिबर्टी आया था। तो लिबर्टी का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है ना कि व्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबंध ना हो, उसे गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती है। यह संविधान, कानून, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरे के अधिकारों के अधीन होती है। उसे क्या कहा जाता है? लिबर्टी कहा जाता है। भारतीय संविधान में लिबर्टी क्या है? तो देखिए, प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसमें नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। अनुच्छेद जो है 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, आवागमन की, निवास करने की और व्यवसाय चुनने जैसी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 में भी लिबर्टी का बात है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 भी करता है कि गिरफ्तारी और निरोध के मामले में सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो ये भारतीय संविधान में लिबर्टी है। देखिए, लिबर्टी पे आपका पूरा एक क्लास लगेगा। ठीक है, यानी 2 से 2.5 घंटे का एक क्लास लगता है। जब आप पढ़ोगे फाउंडेशन कोर्स तो उसमें लिबर्टी में इतना टाइम लगने वाला है, एक क्लास लेता है ये। ठीक है, लिबर्टी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने अधिकारों को, तभी सामने वाले के आप अधिकारों को समझ पाओगे। ठीक है, देखिए, जो इंसान लिबर्टी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना पढ़ लेगा, अधिकारों के बारे में जान लेगा, सामने वाले के अधिकारों के बारे में जान लेगा, तो पता है, देखिए, आप कभी देखे होंगे जो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सही मायने में उसको अगर शिक्षा मिला होगा, ये नहीं कि मतलब हाँ डिग्री लेना वो अलग बात है। ठीक है, कहीं कहीं डिग्रियां ऐसे भी मिल जाती हैं। लेकिन
वो जो पढ़े लिखे इंसान है, मेरे कहने का मतलब है जो शिक्षित हो। देखो, शिक्षा लेना और शिक्षित होना दोनों में बहुत अंतर है। मतलब डिग्रियां लेना और डिग्री का वैल्यू जो होता है समझना, और उसमें वो अपना 110% दिया है, उस व्यक्ति से आप जब मिलोगे तो वो सामने वाले को अपने से ज़्यादा पहले सामने वाला का अधिकार के बारे में सोचता है। तो किसी का देखिए आजकल ज़्यादा कहीं ये घटना हो रही है, कहीं ये मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब इंसान को पता रहेगा कि मेरा लिबर्टी क्या है, सामने वाला का लिबर्टी क्या है, तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। जो भी पढ़े हैं आप लोग, तो बहुत बड़े पेपर का एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़े पद का, तो आप लोग को तो लिबर्टी का मतलब पता होना चाहिए, सामने वाला का लिबर्टी का पता होना चाहिए। तभी एक आप अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे डीएम बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे एसपी बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे प्रशासन में आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है, ठीक है। तो ये बातें आप समझिए। ओके, चलते हैं आगे। इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता किन 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 विषयों से संबंधित है। अगर आप प्रियम्बल पढ़े होंगे या अभी आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आप बता सकते हैं। पहला में है विचार, दूसरा में है अभिव्यक्ति, तीसरा में है विश्वास, फोर्थ है धर्म यानी फेथ, फिफ्थ है आपका वर्शिप यानी उपासना। नीचे दिए गया है कूट का चयन का उपयोग कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पाँचों जो है बातें कही गई है प्रस्तावना में लिबर्टी के विषयों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट नहीं है भैया, पूर्ण नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि मैं किसी को मारूं तो ये पूर्ण थोड़ी होता है। नहीं, सामने वाला का भी देख के ही ये पूर्ण हो सकता है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, बिल्कुल इसी के द्वारा सीमित करता है, तभी तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्या न्यूज़ है, देखिए। बोला जा रहा है व्हाट इज मेंट बाई ट्रायल इन एब्सेंसिया। समाचार में क्यों है, वाई एनी न्यूज़। तो जन्म की एनआईए, ठीक है, विशेष सॉरी जन्म बोल रहा हूँ, जम्मू की एनआईए विशेष अदालत ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच की सिलसिला में लश्कर ए तैयबा तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चूँकि उसके भारत में पेश होने की संभावना नहीं है, इसलिए एनआईए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंसिया यानी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रयास कर सकती है। इसलिए ये चर्चा में आया है ट्रायल इन एब्सेंसिया। तो आप लोग न्यूज़ पढ़ लिए हैं कि क्यों आया है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं ट्रायल इन एब्सेंसिया होता क्या है। देखिए, ट्रायल इन एब्सेंसिया का अर्थ होता है आरोपी की अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा मुकदमा की सुनवाई और निर्णय देना। मान लिया जाए कि आप किसी का मर्डर किए हैं, ठीक है, करना मत भाई, ठीक है। देखिए, आप किसी का मर्डर किए हैं और आप फरार हैं, ठीक है, आप यहाँ नहीं हैं, ठीक है, और कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है, उस पर निर्णय दिया जा रहा है, तो यही कहा जाता है ट्रायल इन एब्सेंसिया। और ये ऐसा प्रावधान किसमें है, तो बीएनएसएस का धारा जो है, जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 356 के तहत यह व्यवस्था पहली बार स्पष्ट रूप से लागू की गई है। तो याद रखिएगा 356 की ट्रायल इन एब्सेंसिया भी एक प्रावधान है जो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2023 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखिए कि बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किन पर ये लागू होता है। देखिए, यह प्रावधान जो है ना, ध्यान से समझिएगा, यह प्रावधान हर आरोपी पर लागू नहीं होता है, ठीक है। केवल ऐसे व्यक्ति पे लागू होगा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित फरार अपराधी। मैं मतलब बोला ना कि आप मर्डर किए और आप पकड़े नहीं जा रहे हैं, फरार हैं, तो आप पर ऐसा लग सकता है, ठीक है। जैसे जो हाफिज सईद है आपका लश्कर ए तैयबा का जो प्रमुख है, वो फरार है, इंडिया में है ही नहीं,
तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, घोषित फरार अपराधी घोषित हो। ठीक है, जानबूझकर न्यायालय से बच रहे हो, अगर आप जानबूझकर न्यायालय से बचते हैं, गिरफ्तारी की तत्काल संभावना न हो, आपकी संभावना ही नहीं हो तत्काल, तो अपराध की सजा 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड होगा। ऐसा बीएनएसएस यानी 2023 में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा 356, जिसका धारा 356 के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अब प्रोक्लेम ऑफेंडर क्या होता है, तो प्रोक्लेम जो ऑफेंडर होता है तो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अनुसार यदि न्यायालय द्वारा उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी आरोपी उपस्थित नहीं होता है, तो जांच के बाद उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। तो ये बात थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं और बनने वाले हैं, तो प्लीज़ लोगों को समझाइएगा कि ऐसा नहीं होता है, कि ऐसा है कि आप अगर भाग भी जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप भाग जाइएगा, कहीं भी आप छुपे रहिएगा, तो ये ऐसा प्रावधान है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं ना, ज्ञान सबको मत देना भाई, मैं पहले बोलता हूँ, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो जानना चाहते हैं, उसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपने घर में ज़रूर बताइएगा, कुछ चीज़ें घर में ज़रूर बताया कीजिए, जैसे कोई बीमारी के बारे में, उसकी क्या उपचार हो सकता है, ये आप थोड़ा सतर्क रहने के बारे में आप बताइएगा। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब देखिए क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पहले सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, उसमें क्या व्यवस्था थी, तो ये देख लेते हैं। देखिए, पुरानी सीआरपीसी जो है 1973 में धारा 82 था, और अभी धारा क्या कौन सा था, 84। ठीक है, जो प्रोक्लेम, और ऐसे 356। ठीक है, 82 में उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की जब्ती होती थी। जो सुनते होंगे कि भाग गया है तो उसके घर में कुर्की जब्ती हो गया, उसके दरवाज़ा कबाड़ के लेके चला गया, उसके गैस लेके चला गया, और भी बाकी कुछ चीज़ें जो भी है घर में, जो भी चीज़ें हैं वो लेके चला जाता है, बर्तन हो गया, दिस डैट जो भी है, वो सारी कुर्की इसमें आता है। और धारा 299 का है कि फरार आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करना होता था। ठीक है, जो फरार आरोपी है उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करना होता है। धारा 317 क्या कहता था, कुछ परिस्थितियों में आरोपी की अनुपस्थिति में कार्यवाही की जाती थी, लेकिन पूर्ण जो ट्रायल इन एब्सेंशिया की अनुमति नहीं थी, लेकिन जिससे क्या होता था कि मुकदमा वर्षों तक लंबित रहते थे। जैसे होता था ना, बहुत सारे जो अपराधी हैं वो क्या करते थे कि कुछ भी कर देते थे अपराध, और चलो ठीक है मैं यहाँ से निकल गया, या कहीं और जाके कुछ पहचान बदल कर लोग रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहचान बदल लो या चाहे जो कर लो, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था नई बन गई है, जो बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया आ गया है कि धारा 356 के तहत न्यायालय आरोपी की अनुपस्थिति में भी सुनवाई करेगा, साक्ष्य देखेगा, निर्णय कर देगा, और सजा तक की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। तो कोई अब बच नहीं सकता है अपराधी, ये आप समझ जाइए। ठीक है, अब आपका आगे क्या है कि आरोपों की अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो सकता है। आरोपी की जो अधिकार है उसकी सुरक्षा कैसे हो सकता है, तो निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए लगातार 2 गैर जमानती वारंट जारी करेगा। जैसे आप पर जो है, अगर 2 बार पहला अगर वारंट आपसे जारी किया, आप नहीं आप पकड़ाए, दूसरे बार अगर गैर जमानत वारंट अगर जारी हो गया है, तो आप पर ये आपको इस धारा के तहत आपसे सुनवाई किया जाएगा। दोनों वारंट के बीच कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय या स्थानीय समाचार पत्रों में इसका सूचना प्रकाशित होगा कि भैया ये फरार है, ये फरार है, इसको पकड़ना है। ठीक है, आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस चस्पा किया जाएगा, यानी चिपकाया जाएगा। ठीक है, उसके रिश्तेदार या मित्र को सूचना दिया जाएगा। मान लिया ए का मित्र अगर बी है या उसका परिवार सी है, तो ये दोनों को सूचना दी जाएगी। ठीक है, आरोप तय होने के 90 दिन के बाद मुकदमा शुरू हो जाएगा। ठीक है, यदि वकील नहीं है तो राज्य की ओर से एक वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो 39A में विधिक एवं जो
विधिक सहायता के लिए वकीलों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा, जो वकील भी आपको देता है 39A के तहत। ठीक है, DPSP का मामला आता है। गवाहों के बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड और सुरक्षित रखे जा सकते हैं कि बाद में वो अपना जो भी अगर ठीक है कि अगेंस्ट आप फिर से दायर वो भी फाइल कर सकता है। ऐसा प्रावधान है हमारे देश में संविधान में, तो इसके लिए ये ऑडियो वीडियो सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब देखिए, यदि आरोपी बाद में गिरफ्तार हो जाए तब आप लोग को मन में आएगा कि भैया बाद में हो जाएगा तो क्या होगा। यदि आरोपी बाद में गिरफ्तार होता है ना, तो आत्मसमर्पण करता है या गिरफ्तार हो जाता है, तो न्यायालय न्याय हित में गवाहों से पुनः, ठीक है, जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति दे सकता है। ये न्यायालय पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात ये समझिएगा, ये न्यायालय पे डिपेंड करता है। न्यायालय अगर न्याय हित में गवाहों से पुनः जिरह की अनुमति देगा, अगर फिर से गवाह वही चीज़ कहेगा, तो ये आरोपी पर सजा इसको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रायल इन अब्सेंशिया क्यों आवश्यक है। तो देखिए आवश्यक इसलिए है ना कि आतंकवादियों एवं फरार अपराधियों के मुकदमे वर्षों तक लंबित रहता है। ये लंबित ना रहे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, और दूसरा है न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी समाप्त होगा। देखिए न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को न्याय भी नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो अपराध किए भी नहीं है, वो भी जेल में है, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए, पीड़ित को शीघ्र न्याय मिल सके। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके। ठीक है, अब हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्या है, ट्रायल इन एब्सेंशिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा का संचालन होना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 356 में इसका प्रावधान किया गया है। यह प्रत्येक आरोपी पर स्वतः लागू हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला सही है और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एक और दो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा है। देखिए राज्य द्वारा वकील उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करना ये भी सही है। आरोप तय होने के तुरंत बाद उसी दिन मुकदमा शुरू होना, देखिए तुरंत बाद आपका शुरू हो जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है, उसी दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं आपका एमसीक्यू। हाउ प्रोटीन बायोसेंसर कैन श्रिंक द टाइमलाइन ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। ठीक है, तो समाचार में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। तो भाई न्यूज, हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारी की रियल टाइम पहचान करने वाला एक प्रोटीन बायोसेंसर विकसित किया है। यह उपकरण कुछ ही मिनटों में रक्त में मौजूद, ठीक है, विशेष प्रोटीन यानी जो बायोमेकर्स होते हैं उनकी पहचान कर उपचार को तेज और अधिक प्रभावी बना सकती है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए। अब हमारे लिए है सेप्सिस होता पहले क्या है, सेप्सिस है क्या। सेप्सिस एक गंभीर जानलेवा स्थिति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप शरीर अपने ही ऊतकों एवं अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यदि समय पर उपचार न मिले तो यह मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, ठीक है, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर और मृत्यु का कारण बन सकता है। विश्व स्तर पर हर वर्ष 1.1 करोड़ लोग यानी 11 मिलियन लोगों की मृत्यु सेप्सिस के कारण होती है। तो एक आप लोग पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे सेप्सिस बीमारी। ठीक है, देखिए प्रोटीन बायोमेकर्स क्या है, तो प्रोटीन बायोसेंसर क्या है। तो प्रोटीन बायोसेंसर ऐसा जैव सेंसर है, ठीक है, जो शरीर में मौजूद विशेष प्रोटीन जो होता है यानी बायोमेकर्स होता है उसकी पहचान करता है और बीमारी को शीघ्र पता लगाता है। यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा भाग है, तो पहला भाग है बायो रेसिपिटर, ठीक है, रिसेप्टर, जैव पहचान तत्व। लक्ष्य क्या होता है इसका, प्रोटीन को पहचानना होता है। ठीक है, फिर होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आपका इस पहचान जो पहचाना है इसको, इस पहचान को विद्युत या ऑप्टिकल संकेत में बदल देता है। ठीक है,
बायोसेंसर कैसे कार्य करता है, तो रक्त का छोटा नमूना लिया जाता है, ठीक है, नमूना लिया, इसमें लक्ष्य प्रोटीन बायोमेकर से सेंसर से जुड़ा होता है। सेंसर विद्युत या प्रकाशीय संकेत उत्पन्न करता है, ठीक है, और फिर ये कंप्यूटर या एआई इन संकेतों का विश्लेषण करेगा और उसके बाद तुरंत परिणाम यानी रिजल्ट देता है, ठीक है। अब है प्रोटीन बायोमेकर्स क्या होता है, तो बायोमेकर्स वे जैविक संकेतक होते हैं ना, जो किसी रोग की उपस्थिति या गंभीरता बताता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन हार्ट अटैक, ठीक है। प्रो आपका कैल्शियोनिन, ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्सिस रोग को बताता है, ठीक है। ये पीएसए जो होता है प्रोस्टेट, ठीक है, कैंसर को ये बताता है। और सीए 19 ये होता है पैनक्रिएटिक जो कैंसर होता है, ये इसको बताता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए कि प्रोटीन बायोसेंसर में एप्टेमर क्या है, ठीक है। तो एप्टेमर जो होता है छोटे कृत्रिम डीएनए, ठीक है, छोटे जो होता है आपका कृत्रिम डीएनए या आरएनए अणु होते हैं जो किसी विशेष प्रोटीन से अत्यधिक सटीकता यानी हाई स्पेसिफिसिटी से जुड़ते हैं। और एंटीबॉडी बनाम एप्टेमर क्या है, तो एंटीबॉडी जो होता है जैविक रूप से बनता है, लेकिन एप्टेमर जो होता है प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। एंटीबॉडी महंगा होता है, लेकिन एप्टेमर अपेक्षाकृत एंटीबॉडी के अपेक्षाकृत सस्ता होता है। एंटीबॉडी गर्मी से जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन एप्टेमर जो होता है अधिक स्थिर रहता है। एंटीबॉडी उत्पादन कठिन होता है, लेकिन एप्टेमर का उत्पादन आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है। देखिए, आधुनिक बायोसेंसर में प्रयोग होने वाली सामग्री होता है आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल, ठीक है, जो आधुनिक बायोसेंसर गोल्ड नैनो पार्टिकल होता है, ग्राफीन होता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स होता है, मैक्सेंस होता है, ठीक है। तो इनसे क्या बनते हैं, संवेदनशीलता बढ़ती है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन की पहचान संभव होती है, ठीक है, रोग का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का भी भूमिका है। और यहाँ पर क्रिस्पर जो है उसकी भी भूमिका है। क्रिस्पर केवल जीन एडिटिंग तक ही सीमित नहीं है, प्रोटीन बायोसेंसर में भी ये एप्टेमर के साथ मिलकर लक्ष्य प्रोटीन की पहचान को और अधिक सटीक बनाता है और सिग्नल एम्प्लीफिकेशन का कार्य करता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है, तो ये देख लीजिए, प्रोटीन बायोसेंसर तो उपयोग चिकित्सा में सेप्सिस, कैंसर डिटेक्शन, हार्ट अटैक, मलेरिया, कोविड-19, पैनक्रिएटिक कैंसर और आपका इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को पहचान करने में ये उपयोग होता है, ठीक है। और भविष्य में क्या हो सकता है, तो देखिए भविष्य में इसको क्या देखा जा सकता है, एक सेकंड, भविष्य में ये आपका वेयरेबल स्मार्ट पैच में काम लग जा सकता है, कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग किया जा सकता है, एआई आधारित डायग्नोसिस कर सकता है, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। और अन्य क्षेत्र जो है जिसमें होता है, ये आपका जल प्रदूषण की जांच भी कर सकता है, हैवी मेटल डिटेक्शन भी कर सकता है, खाद्य सुरक्षा कर सकता है, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज में उपयोग डिटेक्शन में उपयोग किया जा सकता है, जैव सुरक्षा बायो सिक्योरिटी में इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो इतना उपयोग है, उपयोग आप लोग ध्यान से दीजिएगा ध्यान, क्योंकि उपयोग ज़्यादातर पूछता है बीमारियों का या कोई इसके उपचार का, ठीक है। देखिए चुनौती क्या है, तो सेंसर की स्थिरता स्टेबिलिटी, अधिक लागत, रेगुलेटरी अप्रूवल भी इसकी ज़रूरी है, क्लिनिकल वैलिडेशन भी ज़रूरी है, बड़े पैमानों पर उत्पादन में कहीं ना कहीं चुनौतियां आएगा। अब इसका मेंस का क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लिखते नहीं हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखा कीजिए। क्या है, यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 15 अंकों का बोला जा रहा है कि प्रोटीन बायोसेंसर स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगों की शीघ्र पहचान और व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इनके लाभ, चुनौतियों तथा भारत में संभावनाओं की चर्चा कीजिए। और प्लीज़ आप लोग लिखिएगा इसको 250 शब्दों में, और आपको कहाँ भेजना है, वेब्स अकेडमी 24 पर। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लिखिए ज़रूर, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो प्लीज़ वहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं।
अब देखिए क्या है क्वेश्चन एमसीक्यू, प्रोटीन बायोसेंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शरीर में विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। इसमें सामान्यतः एक जैविक पहचान तत्व यानी बायोरिसेप्टर और एक ट्रांसड्यूसर होता है। बिल्कुल। इसका उपयोग केवल मधुमेह के निदान में तक सीमित है। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है कि एप्टेमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डीएनए और आरएनए का एक छोटा कृत्रिम अणु होता है। बिल्कुल। यह विशिष्ट प्रोटीन से उच्च चयनात्मक हाई सेलेक्टिविटी के साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल। यह केवल मानव शरीर के अंदर ही प्रकृति रूप से बनता है। बिल्कुल नहीं, ये कृत्रिम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रहा है आपसे। एक सेकंड। ड्राफ्ट हेल्थ रिसर्च पॉलिसी proposes ओवरहॉल ऑफ इंडियाज रिसर्च इकोसिस्टम। इसका न्यूज़ में क्यों है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति यानी नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026 का मसौदा जारी कर दिया गया है, ड्राफ्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान यानी हेल्थ रिसर्च के को देशों की रोग भार यानी डिजीज बर्डन और जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं यानी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़ के अनुरूप बनाना है। अब समझते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 है क्या। देखिए, यह भारत की पहली एकीकृत यानी यूनिफाइड राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति है, जो निम्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है। कौन कौन क्षेत्र हैं, तो पहला जैव चिकित्सा विज्ञान बायोमेडिकल साइंस, क्लिनिकल मेडिसिन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ, महामारी विज्ञान एपिडियोमोलॉजी और डिजिटल हेल्थ। ठीक है। स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान हेल्थ सिस्टम रिसर्च, व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल आपका साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियाँ यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ों को यूनिफाइड यानी आपका एकीकृत करता है। अब देखिए नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, वर्तमान चुनौतियां जो है स्वास्थ्य अनुसंधान का बिखराव है, फ्रेगमेंटेड रिसर्च है, राज्यों के बीच अनुसंधान क्षमता में असमानता है, शोध के परिणामों को नीति और स्वास्थ्य सेवाओं में धीमी उपयोग है, वास्तविक रोग भार के अनुरूप अनुसंधान का अभाव मिलता है, प्रशासनिक एवं नियामकीय देरी होता है और महामारी जैसे आपात स्थितियों के लिए सीमित तैयारी है। ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता है। नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य ये है कि रोग भार आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना है, स्वदेशी नवाचार यानी इंडिजिनस आपका इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को मजबूत करना है, अनुसंधान के परिणामों को स्वास्थ्य सेवाओं तक शीघ्र पहुंचाना है, भविष्य की महामारी एवं स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी बढ़ाना है। अब मुख्य प्रावधान क्या किया गया है, तो देख लीजिए। पहला है कि प्राथमिकता वाले अनुसंधान की प्राथमिकताएं तय होगी। पहले जैसे डिजीज बर्डन हो गया, पब्लिक हेल्थ नीड्स हो गया, हेल्थ इक्विटी हो गया, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो गया, आपका स्ट्रैटेजिक नेशनल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है कि 3 स्तरीय प्रशासनिक ढांचे बनाए जाएंगे। पहला आपका नेशनल हेल्थ रिसर्च आपका स्टीवर्डशिप कमेटी बनाया जाएगा, समग्र रणनीतिक दिशा और समन्वय किया जाएगा। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च बनाया जाएगा, नीति क्रियान्वयन का नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा ये। ठीक है। आपका थर्ड है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी नेतृत्व करेगा। ठीक है। राज्य की क्या भूमिका रहेगा इसमें, तो राज्य सरकारें स्वास्थ्य अनुसंधान को स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ेगी, स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाएगा। फोर्थ क्या है, अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च इथिक्स। नीति में विशेष जोर दिया गया है रिसर्च इंटीग्रिटी पे, इथिक्स पे, डाटा गवर्नेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। ठीक है। फिफ्थ है दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, तो स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना, मेडिकल साइंस में पीएचडी की संख्या बढ़ाना, शोध प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस में वृद्धि करना, पेटेंट और नवाचार को प्रोत्साहन देना। ठीक है। अब यहाँ पे आईसीएमआर का बात हुआ है, तो क्या है ये, भारतीय आयुर्विज्ञान जो है अनुसंधान परिषद इसको होता है, इंग्लिश में होता है इसका मतलब इंडियन रिसर्च फंड। आपका इंडियन साइंस जो इंडियन काउंसिल
जो है मेडिकल रिसर्च जो है ये होता है इसका मतलब। और इसकी स्थापना जो है 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुआ था पहले। फिर इसको नया नाम दिया गया था 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी ICMR। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अधीन ये कार्य करता है। यह भारत की शीर्ष बायोमेडिकल रिसर्च संस्था है, ठीक है, जिसका महत्व क्या है तो स्वास्थ्य अनुसंधान को जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जोड़ना है, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों का विकास करता है, महामारी प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करता है, नीति निर्माण में वैज्ञानिक साक्ष्यों या एविडेंस को बेहतर उपयोग करता है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना ये करता है, ठीक है। अब इसमें चुनौतियां भी हैं तो पर्याप्त वित्त पोषण की कमी है, राज्यों के बीच क्षमता का अंतर है, कुशल शोधकर्ता की कमी है, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के खतरे हैं, अनुसंधान से नीति तक परिणामों के प्रभावी हस्तांतरण में भी कहीं ना कहीं चुनौतियां आएंगी, ठीक है। अब इसका MCQ देख लीजिए, MCQ बोल रहा है, मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, इसको जरूर आप लिखिएगा। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को जन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। इसके प्रमुख प्रावधानों, संभावित लाभों तथा चुनौतियों को समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और ये आपको 250 शब्दों में लिखना है, जो आपको कहाँ भेजना है, वेब्स अकेडमी 24 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। प्लीज़ आप लोग जो भी बच्चे हैं प्लीज़ लिखने का शुरुआत कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग। और जहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा आप लोग एक बार लिखिए, मैं आप लोग को पर्सनली आप लोग को लिख कर जो है आपको जो इसका मॉडल आंसर होता है मैं वो आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एसिड इंगेशन इंक्लूडेड इन अमेंडमेंट एक्ट सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। समाचार में क्यों है कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 यानी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में संशोधन कर एसिड अटैक विक्टिम्स की परिभाषा का विस्तार किया। अब तेजाब, जबरन पिलाने यानी एसिड इंगेशन या अन्य संक्षारक यानी कॉरोसिव पदार्थों से आंतरिक यानी इंटरनल या बाहरी रूप से घायल व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत जो है लाभ पाने के पात्र होंगे। मुख्य संशोधन क्या है तो की अमेंडमेंट, पहले केवल तेजाब फेंकने यानी एसिड थ्रोइंग से प्रभावित पीड़ित को ही एसिड अटैक विक्टिम माना जाता था। अब जो है तेजाब फेंकने, जबरन तेजाब पिलाने, ठीक है, या दुर्घटना या अन्य संक्षारक पदार्थों से बाहरी या आंतरिक रूप से विकृत यानी डिसफिगर्ड व्यक्ति भी इस श्रेणी में शामिल होंगे। तो प्लीज़ ये आप समझ जाइएगा, नया चीज़ है तो, ठीक है। अब देखिए क्या है संशोधन की प्रमुख बातें क्या है। अधिसूचना जारी 22 मई 2026 को हुई थी। संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इफेक्ट यानी बहुत लच्छी प्रभाव से लागू होगा। अर्थात 22 मई 2026 से पहले आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ित भी अधिनियम के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देखिए क्या होता है भूतलच्छी जो प्रभाव होता है ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे भूतलच्छी जिसको बोला जाता है भूतलच्छी, ये क्या होता है, ये भूतलच्छी प्रभाव मतलब होता है, मान लिया जाए, आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ कि मान लिया जाए कि 2026 में ये कानून आया। अब जो संशोधन करके ये कानून लाया गया, ठीक है, कि ये एसिड अटैक का ये परिभाषा है। अब ये जो है कहा जाएगा इसमें कि 2024 जनवरी 2024 से लागू है। यानी आम जो संशोधन होते हैं, जो नियम आते हैं, उसमें क्या होता है कि जिस दिन से लागू होगा, मान लिया जिस दिन संशोधन हुआ उस दिन से लागू हुआ, उस दिन से ही माना जाएगा कि ऐसे पहले का जो भी अपराध किया गया है या जो भी व्यक्ति वैसा है तो उसको इस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा 2026 के कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे भूतलच्छी में क्या हो जाता है कि 2026 में तो कानून ये बना है, लेकिन इसके पीछे भी सरकार जो नियम बना रहे हैं, अगर 2024 से अगर लागू करने का बात करता है तो उसी को
उसको भी जो पहले जी जो अटैक किया है या जो भी वैसा कार्य किया है या अपराधी किया है, तो उसको इस अपराधी के श्रेणी या जो भी सज़ा का प्रावधान है उसको मिलेगा, यानी इसी को भूतलक्षी कहा जाता है। तो प्लीज़ ये ऐसे वर्ड जो हैं आपके शब्दों को पहचानने की आवश्यकता ज़रूरी है और जानने की भी आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें क्या है, तो देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए कहा है कि केवल तेजाब फेंकने वाला नहीं, बल्कि जबरन तेजाब पिलाने के पीड़ितों को भी समान कानूनी संरक्षण और पुनर्वास का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया। ठीक है, बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, देखिए वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अब है यहाँ पे बीएनएस 2023। ठीक है, क्या है, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 की धारा 124 में, ठीक है, ये तेजाब फेंकने यानी एसिड थ्रोइंग, तेजाब पिलाना यानी एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, और दोनों को गंभीर माना जाएगा, ये बोला गया है। और सज़ा होगा न्यूनतम आपका 10 वर्ष का न्यूनतम सज़ा है और आजीवन कारावास तक इसमें सज़ा दिया गया है। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आपका 2016 क्या है, तो उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, समान अवसर, गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। यह कानून यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यानी UNCRPD के अनुरूप बनाया गया है। और अनुच्छेद 142 क्या कहता है, यह सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियाँ देता है। इन शक्तियों का उपयोग तब किया जाता है जब मौजूदा कानून किसी स्थिति के पर्याप्त समाधान न देता हो, तब ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आगे क्या है कि महत्व, एसिड हमले के सभी पीड़ितों के साथ समान व्यवहार हो, पुनर्वास और मुआवजे तक व्यापक पहुँच हो, पीड़ित केंद्रित न्याय यानी विक्टिम सेंट्रिक जो है जस्टिस को बढ़ावा मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता और अनुच्छेद 21 गरिमा पूर्ण जीवन अधिकार की भावना को सुदृढ़ करना है। ठीक है, अब देखिए मेंस का क्वेश्चंस आपके लिए लगाया गया है, तो प्लीज़ आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लगाया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किए गए हालिया संशोधन ने एसिड हमले के पीड़ितों के अधिकारों को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, इस संदर्भ में अनुच्छेद 142 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और आप 250 शब्दों में वेब्स एकेडमी 24 नाम से आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, या टेलीग्राम आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़कर आप भेज सकते हैं, मैं आपको पर्सनली फीडबैक दूंगा। ठीक है, MCQ क्या है, हाल ही में जो संशोधित है आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अब एसिड अटैक जो विक्टिम है उसकी परिभाषा में तेजाब जबरन पिलाने से आंतरिक रूप से घायल व्यक्ति भी शामिल होगा, बिल्कुल। यह संशोधन भूतलक्षी यानी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होगा, बिल्कुल। यह संशोधन केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं पर लागू, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा में तेजाब फेंकने तथा तेजाब पिलाने से गंभीर चोट पहुंचाने अपराध का प्रावधान किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारा 356। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 356 में नहीं, सॉरी 124। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या है आपका, एक सेकंड, यस, पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय की सुनिश्चित करने की शक्ति देता है, बिल्कुल। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं, ऐसा नहीं है। हाल के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद का उपयोग कर जबरन तेजाब पिलाने वाले पीड़ितों को RPWD एक्ट के दायरे में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है, बिल्कुल। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आज का
सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कीजिए और 4 फाउंडेशन कोर्स में आप स्टडी गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।